फिर मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ। सरिता जी। जी, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बंगाल की। और मुझे लगता है कि जितनी सारी कवायदें जो सरकार अभी कर रही हो बंगाल के इलेक्शन को लेके कर रही है, क्योंकि बीच में जिस तरीके से ये आरक्षण की बात करना सीधी सी बात है, या तो पहले कर लिए होते या तो फिर इलेक्शन के बाद कर लिए होते। सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये सरकार जो है एक महिला के नाम पे राजनीति कर रही है, और उनको हर हाल में ये महिला का आरक्षण दिखा के जो है बंगाल पे किसी न किसी तरह से फतेह करना है। और वहां पे जो है वो ममता दीदी के होते हुए वो कहीं आगे नहीं जा रहे। आप बता दीजिए कि जो ममता दीदी है उनको तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही 53 सीटें जो है महिलाओं को दे देते हैं। आप तो ये तो बताइए कि बहुत अच्छी बीजेपी में बात है महिलाओं सरिता को जी, कितनी और सीटें मैं दी तो है, आप ममता बताइए। बनर्जी को इस मामले में बहुत मजबूत नेत्री के तौर पर देखती हूँ कि अगर जी, उन्हें तो किसी उनको रिजर्वेशन अभी की अभी जरूरत नहीं जिस पड़ी तरीके से और उसके जिस बाद तरीके भी से ममता उन्होंने बनर्जी महिलाओं को खुलेआम इतनी महिलाओं के प्रमुख लिए जगह इतना। दे रखी है, और मुझे लगता है टीएमसी अव्वल नंबर पर है इस मामले में। किसी भी जी, तो पॉलिटिकल वही पार्टी के वही कंपैरिजन वही में पे तो टीएमसी भाजपा नंबर टिक 1 नहीं पर पा है। रही है ना। भाजपा तो का ये मैडम सारा कहते हैं जो कि नीति काम चल बोलता रहा है, है वो इसी काम वजह बोलता से है। तो तो हो रहा अगर है ना। ममता बनर्जी ने बहुत भरपूर देखिए काम किया, महिलाओं का नेतृत्व दिया, महिलाओं के लिए उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया, तो फिर इस बात का डर किस बात का कि महिला, क्योंकि आरक्षण जो है पास हो जाएगा। अभी तो खैर पास ही नहीं हुआ, तो आप उसके बहुत पहले की बात कर रही हैं कि इधर का फायदा उधर का फायदा। लेकिन जब जी, इतनी जब बड़ी बात महिला ममता बनर्जी के आरक्षण प्लस में पास है, भी तो फिर हो किस गया बात तो का अंदेशा लागू है? कितना होगा और उसके ऊपर काम सरकार कितना करेगी, ये बात है ना। योजनाएं तो हम्म सरकार बहुत सारी लाई है अभी हम्म तक, लेकिन काम कितना हुआ है आप हम्म बताइए। हम्म हर बार तो देख रहे हैं कि राजनीतिक में जो है औरतों को घसीटा जा रहा है, हर चीज का प्रलोभन दिया जाता है, और बाद में सीधा सीधा जो है हम्म वो लोग जैसे ही जीत जाते हैं वो उसके बाद वो महिलाओं को भूल जाते हैं। ये आप सिर्फ बताइए कि विरोध भाजपा करने के सरकार नाम में की महिला कितनी सुरक्षित ये है और विरोध कितनी करने सारी के सीटें नाम भाजपा पर ने विरोध महिलाओं करने को दी वाली है। राजनीति कई बार समझ से बहुत परे हो जाती है। पहले जरा ममिता जी आप क्या कह रही हैं बोल दीजिएगा, फिर उसके बाद अदिति मैं आपके पास आ सरिता रही जी बंगाल की बात की तो हूँ। मुझे कुछ चीज कहना है। जैसे कि बंगाल में ना ऐसे क्या है कि बंगाल की महिला बहुत पहले से एम्पावर्ड है। जैसे कि हम्म कादम्बिनी गांगुली, मैंने मुझे पता नहीं कि सरिता जी ने इनके नाम सुना है या नहीं। भारत की सबसे महिला डॉक्टर, पहली महिला डॉक्टर भारत की कादम्बिनी गांगुली बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। हम्म सबसे महिलाओं के लिए सबसे पहली कॉलेज बंगाल में हुई थी, बेथुन कॉलेज। फिर बेगम रुकिया ने बंगाल की महिलाओं को शिक्षा और अधिकार के लिए आवाज उठाना सिखाया। फिर ननीवाला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष का प्रतीक बनकर दिखाया। और हम्म कनक मुखर्जी ने ग्रास रूट वुमेन मूवमेंट को राजनीतिक शक्ति में बदला। तो बंगाल की मिट्टी में ना जो लड़ाकू महिलाओं की वही परंपरा 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल को सिर्फ एक कानूनी प्रबंधन नहीं बल्कि सत्ता का समीकरण को बदलने वाला पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट बनाती हैं। तो इसके हम्म पीछे ना कोई पॉलिटिकल, जैसे विरोधी लोग सोचते हैं कि हम्म नहीं नहीं वोट बैंक के लिए हो रहा है, वोट कंसोलिडेशन के नहीं, लिए और हो रहा है, इतने ये सारे सारी नामों चीजें में बकवास है। ममिता जी, जी फिर अगर ऐसा है तो फिर तो ममता बनर्जी को खुद हमें याद करना चाहिए। और आप याद करिए कि कैसे लेफ्ट के शासन के खिलाफ जब वो सड़कों पर नंगे पैर चलती जी, थी, उनको तो उनकी ये ताकत देखकर बिल्कुल। आरएसएस की जब एक पुस्तक हाँ इनॉग्रेशन में वो दिल्ली आई थी, आरएसएस के लोगों ने उनको सम्मान स्वरूप आरएसएस की माँ हम्म दुर्गा कहकर हम्म सम्मान दिखाए थे। हम्म ये बात अभी लोग स्वीकार नहीं करते, एडमिट नहीं करते, वो अलग बात है। ठीक है। बट जैसे ममता बनर्जी को हम जब वो हम्म लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। उस टाइम पे उनका जो ताकत हमने देखा था वो बहुत कम लोगों में है। देखिए, हम्म राजनीति चिंता अलग हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, पर जब किसी ने, कोई भी इंडिविजुअल का जो ताकत है उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते है ना। हम्म पर ममता बनर्जी को बंगाल का लोग क्या कि वो जो हम्म विरोधी नेत्री थी वही वो ठीक जगह है उनके लिए, क्योंकि ठीक जब वो है। सुप्रीमो और एक बन गई आम है भाषा में, बिल्कुल, और एक कई आम साल भाषा में देखिए पहले। ये भी कहा जाता है ममिता जी, और हम और आप लोग इससे बड़ा रिलेट कर सकते हैं कि टैलेंट में दिक्कत नहीं होती है। आपके अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म मिलता है या नहीं मिलता है, बस उसी प्लेटफॉर्म को देने की कोशिश इस 33% आरक्षण के साथ करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन हवा का असर अदिति होने लगा है, और हवा का असर तमिलनाडु में जहां पर होनी है वोटिंग, स्टालिन और उनके चुनाव प्रचार, जहां पर उन्होंने इस वंदन अधिनियम के मुद्दे को कैसे सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है, जो अभी तक भाषाई विवाद, क्षेत्रीय विवाद, परंपरा और साउथ नॉर्थ को पूरा बांट दिया। तो इस तरीके के चुनाव प्रचार से सारा का सेरे सेंटर में अब आ चुका है महिला वंदन अधिनियम बिल, यानी असर तमिलनाडु में वोटिंग से पहले इसका दिखने लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। पहले मैं तमिलनाडु पे आऊंगी, फिर मुझे सरिता जी को एक बात बतानी है।
तमिलनाडु अभी मैं पार्लियामेंट ही हूँ, तो मैं डीएमके के कई नेता महिला नेत्रियों से मिली, तो हमने कहा भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रही है राजनीति। जेपी नड्डा जी से भी हमने पूछा कि तमिलनाडु का क्या है। तमिलनाडु पे बीजेपी के लोग हिचक हिचक के बोल रहे हैं, बाकी सब केरला में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और असम और बंगाल तो हम जीत ही रहे, इस तरह की बातें थी। पर जब हमने टीएमसी के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तक तो क्या है कि विजय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो हमारा वोट काटने वाले थे, जिसका बीजेपी को भी फायदा होने वाला था। लेकिन वहां के लोग हैं पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट अच्छी है, वहां की महिलाएं बेहद पढ़ी लिखी है, तो जैसे ही महिला वाला इशू आया, आप देखेंगे कि आज डीएमके के सांसद यहाँ पर बढ़ चढ़ के एक्साइटेड तरीके से संसद में भी मौजूद है, बोल भी रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना फायदा, ये डीएमके को बहुत फायदा होगा इससे कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा जो मैसेज है वो जाएगा तमिलनाडु में। अच्छा, ये बात जब आप समझ पा रही है, मैं समझ पा रही हूँ, तो बीजेपी भी समझ पा रही है। लेकिन बीजेपी जो ये 16, 17, 18 कर रही है, ये मैसेज बंगाल में देने के लिए कर रही है। तो जो फायदा डीएमके को सडनली हो रहा है, क्योंकि वो विजय के वोट काटने से बड़ा परेशान थे, वो जो सडनली फायदा दिख रहा है, वो फायदा बीजेपी को बंगाल में दिख रहा है। तो ये तो जाहिर तौर पे तमिलनाडु की राजनीति में इसका इम्पैक्ट आ रहा है और डीएमके को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि अभी तक डीएमके को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते विजय हमारे वोट काट रहे हैं। सरिता जी, राजनीति को एक बार छोड़ भी दें तो एक बार आप घर से निकलिएगा, और सरिता जी मेरा निवेदन है आपसे, ममता बनर्जी को सलाम है। ममता बनर्जी ने जब संघर्ष शुरू किया तो किस से लड़ी, कैसे कैसे लड़ी, और वहां के लाल रंग से लड़ना बहुत आसान नहीं है। लेकिन सरिता जी, मैं बंगाल होके आई हूँ, दयनीय स्थिति है महिलाओं की। बंगाल की कम से कम 70 से 80% महिलाओं की स्थिति दयनीय है। जो हम बात कर रहे हैं ना, जो ममता जी बात कर रही हैं, वो तो बहुत ही लीग 3, 4, 5% है, उसके बाद भी 20% महिलाएं ठीक होंगी। 70 से 80% महिलाएं वहां पर 200 रुपए महीना, 200 रुपए पर डे कमाती हैं, डरती हैं, अगर वो कुछ बोल दें तो उनके पति की पिटाई हो जाती है, चुप रहना चाहती हैं, और उनका कल नहीं पता, उनका परसों नहीं पता। इसलिए प्लीज ये बातें करनी ठीक नहीं लगती जब हम ग्राउंड रियलिटी न जाने। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इतना बड़ी संख्या में लेबर है, भूखा मर रहा है, कन्वर्जन हो रहा है वहां पे कैथोलिक्स में, क्योंकि उसको पैसा कैथोलिक दे रहा है, ना ममता दीदी दे रही है, ना कोई और दे रहा है। और अगर ममता दीदी दे रही है और आपने ममता दीदी के खिलाफ बोल दिया, तो आज रात को आपके घर के बर्तन टूटेंगे, घर टूटेगा और पति की पिटाई होगी, और महिला को जितनी भी वो योजनाएं उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये मत कहिए कि बंगाल की महिलाएं सशक्त हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी और बहुत बुरी स्थिति है उनकी। यही कहा था कि ममता दीदी ने जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया, आप बताइए कि बीजेपी कितनी महिलाओं के लिए खड़ी है। दूसरी बात कि महिलाएं सशक्त तब होती है जब उनका सरकार भी साथ दे, उनकी फैमिली भी साथ दे। यहाँ पे होता है कि आप सिर्फ राजनीति के लिए महिलाओं का यूज करते हो, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैंने ये कहा था कि ये जो टाइमिंग है, चाहे वो विपक्ष आवाज उठा रहा हो, चाहे मैं बोल रही हूँ, टाइमिंग को लेके कोई भी इसके खिलाफ नहीं है कि आप महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं या नहीं ला रहे, इसके खिलाफ कोई है नहीं। सब चाहता है कि महिलाएं आगे जाए और उनके लिए कुछ अच्छा हो या आरक्षण मिले। लेकिन परेशानी ये है कि ये सरकार जो है, तो बधाई तो दे दीजिए फिर सरिता जी, इस सरकार को इस बात की तो बधाई दीजिए कि कम से कम ऐसा कर तो रही है। वो होगा या नहीं वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक बार खुलकर बधाई तो दे दीजिए। स्वागत करती हूँ उनके इस चीज का कि वो महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये लागू कर देना, एक एग्जैक्ट डेट बता दे कि हाँ इतने इतने डेट को हमें लागू कर रहे हैं और महिला को इतना इतना % आरक्षण मिल रहा है, बात यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं सदन में, कभी भी खुल के विपक्ष के सवालों का जवाब तो छोड़िए, उल्टा जो है वो विपक्ष पे हावी हो जाते, वो सवालों के जवाब देते कभी नजर नहीं आते। अब ये तो गोल गोल अब ये तो सरिता जी अब हावी हो जाते हैं। अब यही कहते कहते आपने उनकी कल्ट की तारीफ कर दी, आपने उनके ऑरा की तारीफ कर दी, आपने उनकी पर्सनालिटी की तारीफ कर दी। ये कहते कहते अब हावी हो जाते हैं, तो फिर विपक्ष को भी तो समझना पड़ेगा कि उनके पास ऐसा क्या है कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन ऐसा संभवतः होते हुए तो नजर नहीं आता। और बड़ी बात है अदिति, कभी कभी सोचते हैं कि ऑपोजिशन ये कैसे कर जाता है। आज भी देखिए मजे मजे में प्रधानमंत्री की जाति का जिक्र कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आपने अच्छा किया, बता दिया कि मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं। तो आप गोल पोस्ट बार बार करते जाएं, फिर आप सामने वाले की तरफ उंगली उठा के कहे नहीं गलती तो सारी आप ही की है। ये और कहते हैं कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं और इसलिए मुझे याद दिला दिया कि मैं अति पिछड़े से हूँ।
तो जाहिर तौर पे आप देखिए कि ये तो ऐसा लगता है कई बार कि विपक्ष चाहता है कि बीजेपी को एज मिले, लेकिन कुल मिला के बात ये है सरिता जी, आप जो कह रही हैं आप बहुत अच्छा डिफेंड कर रही हैं, जो भी आपका काम है वो अच्छा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बात क्योंकि महिला आरक्षण की और पहली बार ये मौका आया है जब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हमेशा से याद रहेगा। सरिता जी, हम जमीनी हकीकत को भी समझे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए ये बिल जो है ना, ये कानून होता है, कानून बनने में समय लगता है, इसके प्रोज कॉन्स, इसकी मीटिंग्स होती हैं, इस पे चर्चा होती है जो हो रही है, इसलिए एक कोई तारीख इसकी तय नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछूं, आपके पास 10,000 करोड़ किस दिन आएंगे, आपके पास कोई तारीख नहीं होगी, ऐसे में आ जाएगा। तो बात ये है कि टेंशन की बात है, और मैं कह रही हूँ इस महिला आरक्षण बिल में भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। इस सब के बावजूद भी महिला को वो 100% शक्ति जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि फैसले लेने की शक्ति अभी नहीं मिलेगी। ठीक है। और अदिति, एक और बात, क्योंकि संविधान विरोधी बार बार इस फैसले को भी कहा जा रहा है, लेकिन इस संविधान विरोधी बताने वाले लोगों में संविधान की समझ रखने वाले बहुत कम है, क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल शायद 14 है, वो ये सरकार को अधिकार देता है कि अगर आपको डीलिमिटेशन करने की जैसी ज़रूरत लगे या किसी भी तरीके के संशोधन की ज़रूरत लगे, ऐसा मौका हो तो इसका अधिकार सरकार के पास है। तो एक तो पूरा का पूरा एंटी विमेन है विपक्ष, ये नैरेटिव एस्टैब्लिश होता है, अभी भी हो रहा है, और अगर ये बिल पास नहीं होता तब भी होगा। अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कहती है सरकार, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। क्रेडिट कर लेने की बात विपक्ष ने कही, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई मैं आपको ब्लैंक चेक दे दूंगा, क्रेडिट आप ले लीजिएगा पूरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ तो दीजिए। लेकिन फिर घूम फिर के बात इसी पर आती है, 2/3 बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? इसीलिए बीजेपी ने जिस तरीके, आज प्रधानमंत्री के भाषण से समझ आ रहा है कि जब बिल गिरेगा, जब 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, तो भी बीजेपी को कैसे क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने खुद अभी तक तो हम बिटवीन द लाइंस कह रहे थे कि अगर बिल गिर भी जाता है, पास नहीं भी हो पाता, तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये बिल पारित नहीं होता तो मुझे राजनीतिक फायदा होगा, पारित अगर हो जाता है तो किसी को फायदा नहीं होगा। तो जाहिर तौर पे आप समझिए कि सरकार ने क्या मैसेज दिया। अच्छा, ये बिल आपको ऊपर से तो महिला आरक्षण बिल, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, महिला आरक्षण बिल दिख रहा है, 33% महिलाओं की भागीदारी, तमाम बातें हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने गोल, अपने एजेंडा है। बीजेपी का अपना एजेंडा है, बीजेपी का तो सीधा सीधा नैरेटिव देश भर का है, जाहिर तौर पे महिलाएं, पीछे डीलिमिटेशन है, वो बहुत बड़ा नैरेटिव है, अगले 2029 तक का जो सफर है जिसमें सत्ता को पाने का, बहुत बड़ा नैरेटिव है, और वही नैरेटिव को के फील्डिंग कर रही है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है बिना डीलिमिटेशन आसाम को अगर आप ढंग से देखेंगे या गौरव गोगोई को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लोकसभा तो है 25 लाख की, एक लोकसभा है 14 लाख की, एक विधानसभा है। तो जाहिर तौर पे इसके पीछे डिलिमिटेशन भी है, एक बड़ा नैरेटिव भी है, मैसेजिंग भी है, और सीधा सीधा अगर अभी हम तुरंत की बात करें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, समझती हैं, राजनीति अच्छे से समझती हैं, तो उनको पता है कि भैया विपक्ष नहीं चाहता कि हमारी भागीदारी हो। तो बीजेपी के भी इमीडिएट बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, विपक्ष के भी इमीडिएट बहुत सारे, लार्जर पर्सपेक्टिव में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। और देखिए वैसे भी आप आजकल नैरेटिव पे ही राजनीति, परसेप्शन पे ही राजनीति चल रही है, लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री के भाषण ने जाहिर तौर पे विपक्ष को चित किया है। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली बता दी सब कुछ चीजें। ये बिल गिरेगा तो सीधा सीधा एक तबके में ये मैसेज जाएगा कि विपक्ष आज भी नहीं चाहता कि बिल पारित हो और महिला विरोधी घोषित हो जाए। ठीक है अदिति, आप रहिएगा मेरे साथ, मौमिता जी आप भी रहिएगा, और साथ ही सरिता जी आप भी रहिएगा। जल्दी से एक बार हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, फिर उसके बाद एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आप सभी से लेके इस बातचीत को समाप्त करूंगी। इस हेडलाइन के